एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली ख़वातीन में, बल्कि आजकल तो मर्दों में भी है कि अपनी स्किन को आपने यंग रखना है या अपने चेहरे को जवान रखना है। रख सकते हैं हम? बिल्कुल। कैसे? उसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि आप कितना अर्ली अपनी स्किन केयर और अपना ये ख्याल करना शुरू करते हैं, डाइट को लेके, अपनी एक्टिविटी को लेके कि लाइफ थोड़ी एक्टिव रखें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना हमारे सेटअप में एशियन स्किन के अंदर, वो होती है सनलाइट, सन एक्सपोजर। जो फीमेल आजकल कॉलेजेस में मतलब बच्चियां जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, उनको समझने की ये ज़रूरत है कि व्हेन यू टर्न 21 ईयर्स के बाद आपका जो कोलेजन और इलास्टिन स्किन का है ना, वो नेचुरली डिके होना शुरू हो जाता है। 1% के हिसाब से आप समझ लें वो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इट्स डबल 2%। लेकिन अगर आप उसको सन एक्सपोजर को नहीं बचाएंगे तो आप खुद देखेंगे वो कितना डिके होता जाता है। एंड बाय द टाइम यू स्टार्ट नोटिसिंग, तब तक रिंकल्स, छाइयाँ, फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स, ये सब आपके फेस पे विजिबल हो जाते हैं, फिर जिसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जो सन की जो एक्सपोजर है या जो सन लाइट है या जो रोशनी है सूरज की, उससे स्किन ख़राब हो रही है? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि सन लाइट के अंदर UVA, अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B लाइट्स हैं जो कि स्किन के लिए हैज़र्डस हैं। और जो हमारा एशियन स्किन का जो टोन है वो ज़्यादा बहुत जल्दी इसको रिसेप्ट करती है, मतलब रिसेप्टिव है इसके लिए, बहुत जल्दी गेन करती है उसको अपने ऊपर इफेक्ट करने देती है, जिसकी वजह से उसका जो कोलेजन, इलास्टिन और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको वो ख़राब करता जाता है। और स्किन आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए अब आप देखें कि अब जो लड़कियां इवन 25-30 के बीच की होती हैं ना, तो वो आपको डल स्किन के साथ मिलने लग जाती हैं। हालांकि दैट इज़ अ टाइम फॉर टू हैव फ्रेश एंड यंग लुकिंग स्किन, लेकिन वो भी इसी कंप्लेंट के साथ आते हैं कि वी डोंट लुक यंग। इसमें फिर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं कि जब इन्होंने जाना है तो मेकअप भी करना है, फिर इन्होंने क्रीम्स और जो इनको मिलता है आजकल, एक जो बहुत हमारे सोसाइटी में है कि रंग गोरा, उसके लिए चक्कर में बेचारी लड़कियां बहुत कुछ अप्लाई करती हैं, जो जिसके बस में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो क्रीम और जो भी लोशन मिलता है वो लगा लेती है। मोस्टली तो स्टीरॉइड्स ही मिल रहे हैं ना मार्केट में, जो आम जो क्रीमें हैं। देखें, जो भी इसके अंदर जो लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि जो भी क्रीम आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है ना, वो क्रीम की अच्छाई नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ स्टीरॉयड है। और स्टीरॉयड अल्टीमेटली आपको स्किन की तबाही की तरफ लेके जा रहा है। वो फॉर लिटिल टाइम आप कह लें कि आपको बड़ा अच्छा दिखाएगा, एकदम ग्लो आपको आ जाएगी, एकदम आपको लगेगा ब्राइटन भी हो गया है, सब तारीफ़ें भी करने लग जाते हैं वो लड़कियां, फिर वो यूज़ करती रहती हैं। लेकिन वो ये नहीं देखती कि कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है, दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ अ केमिकल एंड जिसको कह लें हैज़र्डस केमिकल, जो आपको तबाही की तरफ लेके जाएगा। और वो आपकी स्किन की एज को बढ़ाता जाएगा, आपको यंग नहीं रखेगा, वो आपको बढ़ाएगा। इसीलिए मैं एडवोकेट यही करती हूँ कि एक तो आप लोग सिर्फ सन एक्सपोजर से बचा लें। अगर आप फीमेल्स जो हैं, बच्चियाँ स्पेशली जो लेस दैन 30 एज की हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि एक तो वो हाइड्रेट रखें स्किन को। उसके लिए आप हाइड्रेशन के लिए एलोवेरा आपके घर में, सबके घरों में पड़ा हुआ है, वो यूज़ कर लें। कोई भी नेचुरल ग्लिसरीन, कोई भी नेचुरल वेस्लीन, कोई जो आपको पता है कि बड़े पुराने अरसे से है, कुछ नहीं कह रही, तो आपने अपने आप को स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। एंड सेकेंडली सन एक्सपोजर से बचाना है। आफ्टर 30 यू नीड टू गो टूवर्ड सर्टन थिंग्स, लेकिन उसमें भी फिर आपको प्रोडक्ट देख के करना है कि किस प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो वाकई असल में वही है जो बाहर नाम लिखा हुआ है। उसमें कोई ऐसा हिडन प्रोडक्ट तो नहीं है जो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय करेगा या जिसके वजह से कोई प्रॉब्लम आपके स्किन के अंदर आएगी। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे ये ट्रेंड बनता जा रहा है ना, ब्यूटिफिकेशन की तरफ लोग ज़्यादा जाते जा रहे हैं। वो एक तरह से अच्छा भी है कि ठीक है, आप अपना ख्याल जल्दी रखना शुरू कर देते, लेकिन जिन चीज़ों से ख्याल रखना है वही चीज़ें आपको तबाह कर रही हैं, तबाह भी कर रही हैं। तो ये अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। अच्छा मैम, अब ये तो अवेयरनेस अब जो है वो लोगों ने देना शुरू की है, जिनके रिंकल्स बन चुके हैं या स्किन जो है वो उनकी उस तरह नहीं रही, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है, वो क्या कर सकते हैं? कोई आपके पास है ऐसा सोल्यूशन? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, अब उसमें भी एवेल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पेशेंट आए मेरे पास ये कंप्लेंट लेके कि भाई रिंकल्स हैं, तो हमने एक तो देखना होता है कि रिंकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से आपके फेस के कौन कौन से एरियाज़ में है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न आपकी स्किन का ढलकना है या आपके स्किन के अंदर का मॉइस्चर और वो जो कंटेंट है वो ख़त्म होना है, इलास्टिन एंड कोलेजन का। वो आप एक दफ़ा एवेल्युएट कर लें। फिर वही इन्वेस्टिगेशंस जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसको लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर एवं ही फालतू के टेस्ट लिखी जाते हैं, कुछ होता तो है नहीं, तो उनसे बहुत कुछ होता है, उनसे बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है जो हमारी कौम टेस्ट तो
नहीं कराना चाहिए। वो वही चीज़ है ना कि उनको लगता है अक्सर लोगों को, डॉक्टर को निजूमी होना चाहिए कि वो डायरेक्ट पहुंच जाए। वो टेस्ट हमारी मतलब ये हमारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इशू यही है कि अक्सर तो पेशेंट्स को ये तक मैंने कहते सुना है कि जी ये डॉक्टर कमीशन लेता है, कमीशन खांदा है। कमीशन है, आप कहाँ से कमीशन, मैंने किसी लैब का तो लिखा नहीं है कि आपने कहाँ से कराना है। वो भी अक्सर हम बता देते हैं बिकॉज लैब्स भी बहुत खुली हुई हैं जिनके रिजल्ट्स रिलायबल हैं, तो वो इसीलिए बताते हैं कि आप ही के पैसे ना जाए हो कि आप वहाँ पे भी 2-3 हज़ार लगाओ, उससे 500-600 बढ़ के किसी अच्छी लैब से करा लो। लेकिन उनको लगता है कि अगर किसी लैब को स्पेसिफाई करो तो सर्टेनली इसका अपना शेयर है उसके अंदर। मेरा नहीं ख्याल मैम इसके ऊपर हम अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आप बता तो सकते हैं लेकिन आगे लोगों की मर्जी, आप किसी को भी एक ट्रैक पे नहीं लेके जा सकते। यू कैन जस्ट टेल देम व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, रेस्ट इज़ अप टू देम। तो इसमें भी यही है कि जब वो आते हैं तो फिर हमने देखना होता है। अब जो एज अ कॉस्मेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन मेरे पास जो चीज़ें हैं जिनको मैं कहती हूँ कि नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव वो हैं कि जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा अंदर सर्जिकल नहीं काम करना, हमने ऊपर से काम करना है, उसमें बोटॉक्स, फिलर्स, फैट ग्राफ्टिंग, ये सारा कुछ है। लेकिन उसमें भी फिर एज आ जाती है कि बहुत यंग बच्चियों के अंदर मैं नहीं एडवोकेट करती कि इतनी जल्दी वो बोटॉक्स की तरफ आएँ या फिलर्स की तरफ आएँ, क्योंकि उन्होंने एक आगे बहुत लंबी लाइफ गुजारनी है। अभी से वो अगर इस तरह की चीज़ों में जाएंगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी उनके लिए। लेकिन यस 35+ के बाद कीपिंग इन व्यू जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है और जितनी प्रोडक्ट्स और ये सब यूज़ कर रहे हैं, फिर ज़रूरी हो जाता है बिकॉज जो मोस्टली आती हैं वो प्रोफेशनल होती हैं, वो कहीं ना कहीं काम कर रही होती हैं, तो दे वांट टू लुक यंग सो दैट उनका जो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो ज़रा सही रहे, उनके लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें यही होता है कि बोटॉक्स किस में लगना है, फिलर किसको ज़रूरत है, दोनों को, हर एक को फिलर नहीं लग सकता, हर एक को बोटॉक्स नहीं लग सकती, फैट ग्राफ्टिंग की किसको ज़रूरत है, किस एरिया में ज़रूरत है, ये सारा फिर एक स्पेशलिस्ट का ही काम है कि वो इवेल्युएट करे और पेशेंट को डिस्कस करे, उसको फुल कॉन्फिडेंस में ले एंड आफ्टर काउंसलिंग वो डिसाइड करें एक प्लान जो भी उनका बनता है। इसमें थ्रेड्स भी आ जाते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा है कि कुछ फीमेल जिनके स्किन ढलक रही है उसको वो उठाना चाहती हैं, खींचना चाहती हैं, टोन अप। हाँ जी, तो वो आप थ्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट इंजेक्शंस आ गए हैं, बायो रिविटलाइजर, प्रोफाइलो, ये सब एक ही काम करते हैं कि कोलेजन और इलास्टिन के कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स जो है ना ये टाइम लिमिटेड है कि भाई आपको 5-6 महीने के बाद यू हैव टू गेट अ रिफ्रेशर, आपको दोबारा लेना पड़ेगा। परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी है विच इज़ बाय फेस लिफ्ट करा लें, आप चिन लिफ्ट कराएं, आप चिन की लाइपोसक्शन कराएं, आप आंखों को उठाने के लिए जो आंखें गिर जाती हैं आपके ऊपर उनके लिए आप ब्लेफरोप्लास्टी करा सकते हैं, ब्रो लिफ्ट करा सकते हैं। तो वो सर्जिकल की तरफ चला जाता है जो परमानेंट। क्योंकि मुझे याद है हम मैडम नूरजहां को देखा करते थे कि वो उनके गले में वो उन्होंने एक लगाया होता था शायद वो। चले, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।